हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द living tissue of aerial parts of the plant is termed as transpiration। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, लिविंग टिश्यू जो होते हैं, एरियल पार्ट जो पार्ट प्लांट के बाहर की तरफ होते हैं, हवा में होते हैं, उनसे जो लॉस होता है वाटर का वेपर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसकी नेसेसरी होता है वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। असेंट ऑफ सैप में भी इसका एक मेजर रोल होता है, और लोअरिंग द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को प्लांट के अंदर मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। बेसिकली ये एक इवेपरेशन का फिनोमिनन होता है, जैसे इवेपरेशन होता है, बट ये डिफरेंस होता है जनरल प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन के जनरल प्रोसेस से, ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये कंट्रोल होता है बाय द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस ऑफ प्लांट लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स और ऑल्सो रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी सिस्टम टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर अपनी बॉडी से। तो द प्रोसेस ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा हो जाएगा क्यूटिक्युलर ट्रांसपायरेशन, एंड तीसरा हो जाएगा लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर विच अकर थ्रू स्पेशल अपर्चर्स के थ्रू होता है, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जो हरे कलर के जिनके स्टेम होते हैं, तो उनमें भी, उनकी एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। और अकाउंट 80 to 90% ऑफ द टोटल वाट, और 80 to 90% ऑफ द जो टोटल ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट्स में, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो जाएगा अपर एपिडर्मिस, नीचे पैलिसेट, ये लीफ का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और वाटर का जैसे मूवमेंट कैसे होता है वो। तो ऊपर सबसे अपर एपिडर्मिस, फिर पहली शेड ये वैस्कुलर बंडल, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना। तो जाइलम से ये जो वाटर ब्लू कलर का बना हुआ है, ये जा रहा है जाइलम से, जा रहा है ये पहले पहली शेड में, इसके बाद स्पॉन्जी सेल्स में, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल से फिर ये जाएगा गार्ड सेल में, और फिर स्टोमेटा से इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकल एक प्रोवाइड करती है एक इम्पर्मिएबल कवरिंग। क्यूटिकल को हम सोचते हैं कि इसमें इम्पर्मिएबल होती है, इसमें से किसी भी चीज़ का, वाटर का या मिनरल्स का, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये थिन होगी, थोड़ी पतली होगी, ग्रीन सी होगी, तो थोड़ा सा अप टू 20% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन में टेक्स प्लेस थ्रू इट। बट अगर ये इसकी थिकनेस इंक्रीज़ होगी, जैसे कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में होती है, तो वाटर वेपर से नहीं होगा। थर्ड हो जाएगा लेंटिक्युलर। तो लेंटिसल जो होती है, माइन्यूट ओपनिंग होती है इन द बार्क ऑफ द ब्रांचेस एंड ट्विग्स में। जब अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा में पाए जाते हैं, वही फिर आगे चल के लेंटिसल में चेंज हो जाते हैं। तो लेंटिसल जो होते हैं सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर 1 to 3 to 5% वाटर जो होता है इस लेंटिसल के द्वारा लॉस होता है। अब हम थोड़ा सा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर जो लॉस होता है वाटर का, वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से ही होता है। तो स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो टिनी पोर्स होते हैं, जो कि पाए जाते हैं एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स में। एपिडर्मल सेल, लीव्स की एपिडर्मल सेल में, यंग स्टेम में, और कुछ फ्रूट्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये कुछ एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल।
ये जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं एपिडर्मल सेल से, सॉरी, इन्हें गार्ड सेल बोलते हैं और ये डिफरेंट होती हैं। और जो स्टोमेटा की जो सेल्स होती हैं उन्हें गार्ड सेल बोलते हैं और ये सेल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनर वॉल जो होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है और जो आउटर वॉल होती है वो थोड़ी थिन होती है ना। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइबर्स, जो माइक्रोफाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उससे भी ये टर्न होती है। माइक्रोफाइबर ये ईजी बनाते हैं स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। गार्ड सेल्स जो होती हैं वो bordered by one or more modified epidermal cell called subsidiary cell। गार्ड सेल जो होती हैं वो घिरी हुई होती हैं एक से ज़्यादा एपिडर्मल सेल से जिन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स और एसेसरी सेल्स भी बोलते हैं। Cause of opening and closing of stomata is change in the turgidity of guard cell। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो टर्जिडिटी गार्ड सेल की जो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो जो गार्ड सेल होती हैं वो फ्लैंकिंग हो जाती हैं स्टोमेटल अपर्चर, तो जो आउटर साइड का जो वॉल होती है वो खिंचती है, बल्ब होती है और अंदर की जो वॉल होती है वो एक क्रीशियन शेप में ऐसे चंद्र जैसी खींच के बना देती है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टोमेटा का। सबसे बाहर ये सब्सिडियरी सेल्स हो जाएंगी जो स्पेशल टाइप की एपिडर्मल सेल्स होती हैं। इसके बाद ये गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये स्टोमेटल पोर है। इनर वॉल जो होगी वो थिक होगी और आउटर वॉल है जो वो थिन होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन जनरल ये माना जाता है कि स्टोमेटा जो होते हैं ना वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। स्टोमेटा मूवमेंट जो होता है वो रेगुलेटेड किया जाता है बाय द चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल। टर्गर प्रेशर गार्ड सेल में जो होता है उसमें जो चेंज होता है उससे ही स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है ना वो रेगुलेट होता है। जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर गार्ड सेल का बढ़ेगा तो वाटर जो होगा कम्स इन द गार्ड सेल एंड गार्ड सेल जो होंगी टर्जिड हो जाएंगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गार्ड सेल का कम हो जाएगा वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम। इसमें जो ओपन स्टोमेटा में गार्ड सेल स्वालिन है क्योंकि इसमें जो H2O अंदर जा रहा है, एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। और क्लोज वाले में शंकन है गार्ड सेल क्योंकि इसमें एक्सऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है और वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। इसमें से दो मेन थ्योरी हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है दी थी सायरे और स्कार्थ ने। सायरे ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हाई पीएच होता है गार्ड सेल में अगर तो वो फेवर करता है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, और अगर लो पीएच होगा तो वो फेवर करेगा इसके क्लोजर के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि लो पीएच मतलब कि अगर गार्ड सेल में एसिडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्लोजर को स्टिमुलेट करेगा, और अगर बेसिक है हाई है पीएच तो फिर वो क्लोजिंग को स्टिमुलेट करेगा। शुगर जो होती है ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है और हेल्प करती है स्टोमेटा के ओपनिंग के। अब इसमें क्या होता है देखो, स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अगर पीएच हाई है तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेगी और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट लो पीएच में स्टार्च बना देगा। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, लाइट रहेगी, फोटोसिंथेसिस होगी, CO2 का कंसंट्रेशन लो होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती जाएगी। पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा ये आगे वाले में देखते हैं, है ना। स्टार्च जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी शुगर में, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा गार्ड सेल का वो इंक्रीज होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस होगी। एंड ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर मूव्स इनटू द सेल, अंदर जाएगा सेल के, गार्ड सेल जो होंगी वो टर्जिड हो जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। नाइट में क्या होता है, जो CO2 उसमें क्या होता है कि लाइट में नहीं, लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस
प्रेजेंस नहीं होती तो CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो CO2 उसमें H2O तो प्रेजेंट ही रहता है सेल में, तो H2O के साथ क्या करके H2CO3 बनाती है और ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और CO2। तो H प्लस इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ गार्ड सेल बाई इंक्रीजिंग H प्लस कंसनट्रेशन, क्योंकि H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा इसलिए उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। उस वाले में H प्लस का कंसनट्रेशन नहीं बढ़ा था इसलिए उसका pH क्या था, इंक्रीज था। इसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इसका pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब pH डिक्रीज हो जाएगा तो शुगर जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्च में। ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का डिक्रीज है, एक्सऑस्मोसिस अकर होगी और गार्ड सेल जो होंगी वो फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या हो जाएंगी, ड्रॉबैक्स ये हो जाएंगी कि इन स्टेवर्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो चेंज होता है वो उतना ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं इंड्यूस करता कि स्टोमेटा खोला जा सके। फिर दूसरा इसके लिए क्या ड्रॉबैक थी कि स्टार्च और शुगर का इंटर कन्वर्जन एक स्लो प्रोसेस होता है, जितना जल्दी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उतना जल्दी स्टार्च और शुगर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और क्या था कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं होता गार्ड सेल में, जैसे कि आइरिस एमाइरिस, फिर उनमें कैसे होगा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तीसरा इन्होंने चौथा था कि जो फास्फोराइलेज एंजाइम जो हेल्प कर रहा था कन्वर्जन ऑफ स्टार्च के ग्लूकोज में, बट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से स्टार्च के कन्वर्वेशन जो होता है वो इस एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट नहीं किया जाता। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हो गई। इसके बाद दूसरी थ्योरी है के प्लस ट्रांसपोर्ट की और पोटेशियम पंप थ्योरी। ये थ्योरी लेवेट साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी 1974 में। ये इस्टेब्लिश किया गया कि जो लाइट जो होती है ना वो इंड्यूस स्टोमेटल ओपनिंग इज अकम्पेंड बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ के प्लस फ्रॉम सब्सिडियरी सेल इनटू द गार्ड सेल। सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में के प्लस का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके द्वारा जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो एकम्पेंड मतलब जुड़ी हुई होती है। ये भी इस्टेब्लिश इस थ्योरी के द्वारा किया गया कि जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायर, मतलब कि हमको इसके लिए ATP खर्च करना पड़ेगा। जब H प्लस और K प्लस इधर उधर आए जाएंगे तो वो H प्लस K प्लस पंप से ही तो आएंगे और उसके लिए हमको क्या लगना लगेगी, ATP खर्च करनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या होता है, लाइट में लाइट होगी तो लाइट में क्या होगा, फॉर्मेशन मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। गार्ड सेल में हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैलिक एसिड जो होगा वो डिसोसिएट होगा मैलेट आयन और H प्लस में। तो जो H प्लस जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में जाएंगे और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए के प्लस हैं वो अंदर आएंगे सब्सिडियरी सेल से H प्लस और के प्लस पंप के द्वारा, है ना। इसके बाद क्या होगा, के प्लस जो अंदर आए अब वो कंबाइन होंगे मैलेट आयन के साथ और बनाएंगे के मैलेट। के मैलेट बनने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा गार्ड सेल का वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑस्मोसिस अकर होगी, इंक्रीज टर्गर प्रेशर और स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। डार्क में क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा डार्क में, बिकॉज जो सब स्टोमेटल कैविटी थी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, लेकिन रिस्पायरेशन जो होगा वो चलता रहेगा। तो जो CO2 रिस्पायरेशन में रिलीज हो रही थी वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही तो वो CO2 फिर पड़ी रहेगी, तो वो कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो नो लाइट नो फोटोसिंथेसिस, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, pH लो होगा, लो pH पर एक जो एक्टिवेशन हो जाएगा ABA एब्सिसिक एसिड का, और एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट कर देगा के प्लस के अंदर आने के लिए। ठीक है। तो मैलेट जो आयन जो कि गार्ड सेल में प्रेजेंट है ना वो H प्लस के साथ ही रिड्यूस होके मैलिक एसिड बना लेंगे, के मैलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा गार्ड सेल का वो डिक्रीज हो जाएगा, एक्सऑस्मोसिस होगी और टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब एक हम टर्म चीज़ देखते हैं ट्रांसपायरेशन रेशियो। छोटा सा एक लाइन में है कि ट्रांसपायरेशन रेशियो में हम किन चीज़ों का रेशियो लेते हैं। तो ट्रांसपायरेशन रेशियो में हम एक रेशियो होता है एंट्री ऑफ CO2, कितनी CO2 आ रही है और कितना वाटर निकल रहा है स्टोमेटा से, उस चीज़ को हम ट्रांसपायरेशन रेशियो में मेज़र करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हो जाएंगे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं प्लांट के जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। तो पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर देखेंगे।
पहला हो जाएगा ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ह्यूमिडिटी से। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ एनहांस्ड बाय लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। बढ़ेगा जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम होगी। टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन। लाइट भी जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा। फिर सॉइल वाटर हो जाएगा, अगर जितना ज़्यादा सॉइल में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। अगर सॉइल वाटर प्रेजेंट नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में तो फिर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। वाइंड वेलोसिटी, जो नॉर्मली तो वाइंड वेलोसिटी जो होती है इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी होगी तो वो ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज़ करने लगेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बड़ा होगा। अब हम इंटरनल फैक्टर देखते हैं, जैसे कि लीफ का एरिया है ना, अगर लीफ छोटी है कम जगह से कम ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा जगह से ज़्यादा होगा। तो अगर छोटी लीफ है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, बड़ी लीफ है तो ज़्यादा हो जाएगा। बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लीफ प्लांट डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। लार्जर लीफ जो होंगी वो लूज़ करेंगी मोर वाटर देन स्मॉलर लीफ। एज ऑफ प्लांट्स में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे कि जितनी ज़्यादा रेट जो होगा ट्रांसपिरेशन का स्लो होगा, सीडलिंग स्टेज में कम होगा, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ज़्यादा होगा। अगर थिक क्यूटिकल है तो वो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगी। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेडिएशन, कम स्टोमेटा होंगे तो कम ट्रांसपिरेशन होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन।